नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में हैं आप और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, यानी कि 5 या 6 मार्च से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर क्या करें, क्या लिख कर के आए, कौन से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्या-क्या पढ़ें, है ना? अब बिल्कुल नज़दीक समय आ चुका है, समय है नहीं, पढ़ा कुछ है नहीं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी भी आपके पास जितना समय बचा हुआ है, उतने समय में आप मेरी गारंटी पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं और वो भी ऐसी वैसी सिर्फ पास होने के लिए तैयारी नहीं, बल्कि 90 प्लस नंबर तक लाने तक की तैयारी में आपको इस बचे हुए 4-5 दिनों में भी आप लोगों से करवा सकता हूं। लेकिन आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे उन प्रश्नों को जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। जी हां, आज मैं दूंगा आपको 15 ऐसे प्रश्न जिनके अगर उनकी तैयारी आप लोगों ने कर ली तो एग्जाम से आप खाली हाथ नहीं आओगे। जी हां, एक मतलब कि पेपर आपका इतना सटीक जाने वाला, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आओगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए डायरेक्टली शुरू करेंगे आज के मॉडल पेपर 2026 को, जिसमें हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के अंदर विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं। जो बच्चे हिस्ट्री में, इतिहास में मेजर सब्जेक्ट लेते हैं, उनके दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना? उसमें पहले पार्ट पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं वाले पे। चलिए शुरू करते हैं। और डायरेक्टली ये सब नोट्स वगैरह है, मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इनके सटीक आंसर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कैसे मिलेंगे। जो मैं क्वेश्चन आज दे रहा हूं, उन क्वेश्चनों को, उन आंसर कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरह से उन आंसरों को लिखना है, ये सारी बातें मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल की स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जो 15 प्रश्न देने वाला हूं, अब बिल्कुल तैयार हो जाइए। नोट डाउन करना है तो वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके नोट डाउन भी कर सकते हो, और नहीं तो आप पीडीएफ में आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद में आप इसको नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसे वैसे एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, पूरे अप्रूव्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 100% आने की संभावनाओं वाले क्वेश्चनों को ही मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। हर साल जैसे मॉडल पेपर देता हूँ, उसी प्रकार से 2026 का मॉडल पेपर भी 2026 के एग्जाम को समर्पित है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण, इसके प्रमुख उद्देश्य, विशेषताएं और इन आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव डाला है, ये बताना है। दोस्तों, प्रश्न में आप लोग अंडरलाइन देख रहे होंगे। अंडरलाइन कहां पर कर रखा है मैंने? प्रश्न की जो कीवर्ड है, प्रश्न की भाषा पर मत जाइएगा, प्रश्न के कीवर्ड को देखिए, उसको समझिए, उसको पढ़ने की आदत डालिए। अगर आपने कीवर्ड समझ गए ना, तो किसी भी, कितना भी लंबा प्रश्न आ जाए, 4-5 लाइन का, कितना भी बड़ा प्रश्न आए, कितना भी उलझन वाला प्रश्न आ जाए, अगर आपने कीवर्ड पर फोकस करना सीख लिया तो फर्स्ट रीडिंग में ही आप प्रश्न को समझ जाएंगे प्रश्न क्या है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्हें एग्जाम में 3 से 4 बार प्रश्न को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर आप कीवर्ड पर फोकस करना सीख गए तो आपको आगे चल करके प्रश्न को रटना नहीं पड़ेगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा एग्जाम टाइम में, ठीक है ना? तो यहां पर इस प्रश्न में 4 जगह अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न में 4 कीवर्ड दिए गए हैं। यानी आप लोगों से जो पूछा गया है प्रश्न में, ये 4 बातें हैं। अब आप नोट्स बनाते हैं, तैयारी करते हैं, तो कैसे करेंगे? इस प्रश्न के जो 4 वर्ड हैं, उन 4 वर्डों पर तैयारी करना है, ना कि प्रश्न की भाषा पर। याद रखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है वो आपको याद होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताइए, पहली टर्म में। दूसरे को देखिए, उसमें उद्देश्य पूछे गए कि भक्ति आंदोलन के उदय के उद्देश्य क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी, और इसका भारत की संस्कृति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर है? 4 कीवर्ड है, चारों कीवर्ड पर तैयारी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का आविर्भाव, आधुनिक युग का आविर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ था? तो देखिए, आधुनिक युग का आविर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ था, आधुनिक युग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आधुनिक युग के आविर्भाव को समझाना है और उसकी विशेषताओं को बताना है। मात्र 2 टर्म आप लोगों से यहां पर पूछी गई है प्रश्न नंबर 2 में। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3 को देखिए, पुनर्जागरण पर प्रश्न है पूरा। पुनर्जागरण का पूरा कॉन्सेप्ट है, पुनर्जागरण कारण और विशेषताएं भी पूछी गई है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, देखिए कुछ यूनिवर्सिटियां एग्जाम ले रही है 5-6 मार्च को, लेकिन जिन दोस्तों के पास अभी समय है लगभग 15-20 दिन का इस पेपर में, उनके लिए विशेष सलाह। जैसे मैंने आपको यहां प्रश्न दिया कि प्रश्न की आपको आंसर की तैयारी करना है, तो आपको प्रश्न का मेन जो कॉन्सेप्ट है उसे पकड़ना है। जैसे प्रश्न नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ पुनर्जागरण। तो दोस्तों, यहां पर आगे उसने क्या पूछा छोड़िए उसको, आप पुनर्जागरण वाले पूरे टॉपिक को अपनी बुक में खोलिए और उस पर तैयारी करना, 360 डिग्री तैयारी करना चालू कर दीजिए। 360 डिग्री मतलब उसके चारों तरफ के जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सब पर को पढ़ना चालू कर दें। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे तो संभवतः कुछ भी, चाहे वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप लोगों से, उसका सटीक आंसर आप देकर के आ पाओगे।
ठीक है। लेकिन अगर समय नहीं है तो जो प्रश्न मैंने दिया है, प्रश्न में जो टर्म दी गई है, जैसे पुनर्जागरण क्या होता है आपने पढ़ लिया, पुनर्जागरण के कारण क्या थे और उसकी विशेषताएं क्या थी, मात्र 3 कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ जाइएगा, है ना, पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, 100% रिजल्ट बनेगा आप लोगों का। प्रश्न नंबर 4 को जरा देखिए, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसकी विवेचना करना। जर्मनी में जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका इतिहास आपको बताना है, उसका प्रभाव आपको बताना है, उसके कारण, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। क्लियर है। वहीं मार्टिन लूथर, धर्म सुधार, दोनों पर लेख लिखना है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या है, ये बात, औद्योगिक क्रांति, है ना, और इंग्लैंड में इस औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले इंग्लैंड में आने के कारण बताइए, और उसका इंग्लैंड में क्या परिणाम हुआ ये बताइए, वहां की समाज पर, वहां की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ सकते, औद्योगिक क्रांति क्या थी, इसके कारण, परिणाम और प्रभाव लिखिए। 4 टर्म आप लोगों से इस प्रश्न में पूछी गई है, आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर है। मैं बताऊंगा आगे इसके आंसर कैसे मिलेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है आंसर निकालने का, या कोई संसाधन सोर्सेस नहीं है निकालने का, तो इसके आंसर कहां मिलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल जल्दी से क्लास को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, कारण और परिणाम मात्र आपको बताना है। ठीक है। अगर आपका इतिहास विषय है तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में आपने 100% पढ़ा ही पढ़ा होगा, है ना। तो गौरवपूर्ण जो क्रांति रही है इंग्लैंड की, उसके बारे में बताते हुए कारण और परिणाम बता करके आपको आंसर का समापन करना है। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष जो कि 1776 में शुरू हुआ था, इसके कारण और परिणाम बताना है। क्लियर है। वहीं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, यह बताना है आपको। ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में बताने के साथ साथ में कि उस वो क्रांति क्यों प्रारंभ हुई थी, वो क्रांति किसने प्रारंभ की थी, किसका सबसे ज्यादा सहयोग रहा है उसमें, और उस क्रांति से पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। 3 टर्म आपसे यहां पर पूछी गई है। प्रश्न नंबर 9 को देखिए। अब देखिए एक बात और यहां पर मैं आपको बताऊं, जब फ्रांस की क्रांति अब लिखने चालू करोगे ना, सिर्फ फ्रांस की क्रांति नहीं, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले व्याख्या वाला जो पॉइंट डालते हो आप लोग, तो व्याख्या में आप क्या लिख दोगे, फ्रांस की क्रांति का सामान्य परिचय दे दीजिए आप। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण लिख दीजिए, फिर सामाजिक कारण, फिर राजनीतिक कारण। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, नेपोलियन की प्रारंभिक सैनिक सफलताओं का उल्लेख करते हुए नेपोलियन के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कितना प्यारा प्रश्न है। लेकिन अगर आप इसको विस्तार से अगर ले के साथ नहीं पढ़ोगे तो प्रश्न समझ नहीं आएगा। फर्स्ट रीडिंग में स्पष्ट रूप से कह दिया उसने कि नेपोलियन की प्रारंभिक सैनिक सफलताओं का बताते हुए कि नेपोलियन ने जहां जहां पर भी शुरुआत में युद्ध लड़े हैं वो सारे युद्ध जीतता रहा, लेकिन आगे चल करके नेपोलियन का पतन हो गया। तो वो पतन क्यों हुआ था ये आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 को जरा देखिए, वियना कांग्रेस के कार्य बताना है आपको और उन कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 है, 1848 की क्रांति, यूरोपीय देशों पर उसका प्रभाव। सिंपल, 1848 की क्रांति और यूरोप के देशों पर उसका प्रभाव क्या पड़ा, दैट्स ऑल। प्रश्न नंबर 12 है, क्रीमिया का युद्ध, 1854 से 56 तक चलने वाला जो युद्ध था क्रीमिया का, कारण, घटना और परिणाम आपको बताना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, इंग्लैंड के 1832 के प्रथम सुधार अधिनियम की विवेचना करते हुए परिणाम बताना है। या फिर अथवा में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1832 के प्रथम सुधार कानून क्या था, कानून बताइए। 1832 में जो पहला सुधार कानून आया था वो क्या था। क्लियर है। अच्छा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, नेपोलियन तृतीय की गृह एवं विदेशिक नीति का वर्णन कीजिए। नेपोलियन तृतीय की गृह और विदेशिक नीति, है ना, गृह और विदेशिक नीति, कौन क्या नीति उसने अपनाई थी, है ना, ये आपको बताना है। नेपोलियन तृतीय के कार्य और उपलब्धियों का वर्णन करना है। 2 टर्म इस कंप्लीटली इस प्रश्न में अलग अलग रूप में पूछी गई, लेकिन आपको एक साथ तैयारी करनी है। नेपोलियन तृतीय को पढ़ने के साथ साथ उसकी पूरी विदेश नीति को, गृह नीति को पढ़ना है, और उसके बाद में नेपोलियन तृतीय ने किस प्रकार से कार्य किया राष्ट्र के लिए, उसकी क्या उपलब्धियां रही है, ये सब एक ही साथ आपको पढ़ना है। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में एक साथ आपको इसको, है ना, सम्मिलित करना है। चलिए प्रश्न नंबर आखिरी प्रश्न है, 15 प्रश्नों को मैंने आप लोगों से बोला था। इसके बाद ये दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है दोस्तों, दीर्घ प्रकृति वाले, लघु प्रकृति वाले भी कुछ प्रश्न दूंगा जिनको 8-10 लाइन में लिखना होता है, लिख के लेकर जाइएगा प्रश्न भी, है ना। पहले इन प्रश्नों को पढ़िए, इन प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद में जो लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आगे आपको देने वाला हूं, उन प्रश्नों पर भी आपको तैयारी करना है बेहतर तरीके से, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। तो एग्जाम में जब आप डूब रहे होंगे ना, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है तिनके के रूप में आपके पास आएंगे, आपको बचाने के लिए, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, 1870 तक इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का परीक्षण संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इटली
इटली के एकीकरण के जो अलग अलग चरण रहे हैं 1870 में इटली का जब एकीकरण किया जा रहा था तो किन चरणों में उसका एकीकरण किया गया, उन चरणों को आपको अलग अलग स्टेप को आपको बताना है। वहीं अथवा में यही प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि इटली के एकीकरण के अलग अलग सोपान, सिंपल सी बात है, उसकी जो पूरी प्रोसेस में जो भी स्टेप रहे हैं, है ना, सोपान रहे, उनको आपको समझाना है 1870 में इटली के एकीकरण को। और आप बुक में ढूंढोगे तो इटली का एकीकरण ढूंढ लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न तो हो गए आपके दीर्घ प्रकृति के, जिन्हें आपको 2-2.5 पेज में लिखना होता है, लगभग 700-800 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो लघु प्रकृति के होते हैं, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए कि वाकई में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, डूबते को तिनके का सहारा, जब दीर्घ प्रकृति के आप प्रश्न लिख रहे होते हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा आपके पास नहीं होता है या सटीक कंटेंट चाहिए होता है, तो ये प्रश्न आपकी बहुत मदद करते हैं, लघु प्रकृति वाले। तो आइए कुछ 10-12 प्रश्न ये भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यहां पर सिंगल टर्म में आएंगे ये, संत परंपरा क्या थी बता दीजिए। संत परंपरा, ठीक है, संत परंपरा क्या थी बता दीजिए, विशेषता इसकी बताना है कुल मिलाकर। उसके बाद में सामंतवाद क्या था सामंतवाद क्या था और इसका पतन क्यों हुआ, सामंतवाद और इसका पतन क्यों हुआ, दो बातें पूछी गई है। धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसके कारण क्या थे आने के। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, वाणिज्यवाद क्या था और इसके उदय के कारण क्या थे, वाणिज्यवाद के आने के या उदय होने के कारण क्या थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अमेरिका, जर्मनी, रूस और जापान आदि देशों पर औद्योगिक क्रांति के विकास पर टिप्पणी लिखी है। भाई अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति जब आई तो औद्योगिक क्रांति का जब वहां विकास हुआ उस पर आपको एक लेख तैयार करना है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, उपनिवेशवाद से क्या समझते हो, इसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 7 है, संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, 2-3 कॉन्सेप्ट देगा, जैसे बोस्टन टी पार्टी क्या थी। उसके अलावा बोस्टन टी पार्टी पर आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना है, लेकिन मैंने एक दिया, यहां पर 1 या 2 भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का इटली, जर्मनी और इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा बता दीजिए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 9 को देखिए, नेपोलियन क्रांति का पुत्र था या शत्रु था, नेपोलियन क्रांति का पुत्र था या शत्रु था, विवेचना कीजिए। ये 9 प्रश्न तो आपके सामने ये रहे हैं और कुछ प्रश्न 2-4 प्रश्न और लेते जाइएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 10 है, मेटरनिक युग के प्रभाव और उनके पतन के कारण बता दीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, 1830 की जुलाई क्रांति क्या थी, इसके अलग अलग जो कारण रहे हैं वो कारण बता दीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, पूर्वी समस्या क्या थी बता दीजिए। पूर्वी समस्या ना, पूर्वी समस्या में दोस्तों हमारी इंडिया भी आ जाएगा क्योंकि हम पूर्व में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन क्या था, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन क्या था, इसके कारण क्या थे और इसका प्रभाव क्या पड़ा। आखिरी प्रश्न है, इटली के एकीकरण में जेमिनी की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यही 14 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के हैं। 15 प्रश्न दिए मैंने दीर्घ प्रकृति के, 14 प्रश्न दिए लघु प्रकृति के। अगर ये प्रश्न आपने तैयार कर लिए, एग्जाम से पहले इनके सभी को अच्छे से आपने पढ़ लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों से, हर साल की तरह आप लोग 90+ % लाने के हकदार बन जाओगे। चलिए, बाकी आप खुद समझदार है, मैं और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नोट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इनके आंसर आपको कहां से मिलेंगे। अगर समय नहीं है आपको पास इनके आंसरों की दोस्तों, देखिए वैसे तो अगर आप चाहें तो गूगल से आंसर इसके ले सकते हैं, सटीक रूप से आपके लेने का तरीका आपके पास होना चाहिए, आप ले पाएंगे। और या फिर अपनी किताब से भी इनके आंसरों को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर समय नहीं है, आप लोग वर्क करते हो, कहीं ऑफिस वगैरह जाते हो, समय इतना नहीं है, गृहिणी है, नहीं मिलता टाइम, तो इट्स ओके। मेरे पास में मेरी टीम के द्वारा इसके प्रॉपर नोट्स बनवा दिए गए हैं, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनवा दिए गए कस्टमाइज करके आसान भाषा में, ताकि आप लोग आसान तरीके से उसको पढ़ के समझ पाए। तो उसके लिए मॉडल पेपर की आंसर शीट के रूप में मैंने यहां पर कस्टमाइज नोट्स तैयार करवा लिए हैं। अगर आप में से कोई भी चाहता, जो भी लेना चाहें, बिल्कुल आप उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 1 मिनट में पेन लेकर के आपको थोड़ा सा मार्क करके समझा दूं ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए देखिए दोस्तों, अब अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे विश्व इतिहास की प्रमुख धारा, मात्र इस पार्ट की, इस सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, आंसर शीट लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपको 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान को लेना होगा। 99 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन प्लान। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, चारों जो आपके अलग अलग पार्ट है, सभी के मतलब 5 पार्ट इसमें हो जाते हैं, 2 मेजर में, बाकी एक सिंगल होते हैं, 5 पार्ट आपके हो जाते हैं। अब अगर उन 5 पार्ट की आप आंसर शीट लेना चाहते हो मॉडल पेपर 2026 की, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। क्लियर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको फाउंडेशन भी चाहिए, तो दोस्तों फाउंडेशन के लिए ना इसमें आपको 149 का
सब्सक्रिप्शन प्लान इसमें और ऐड करना होता है, तो दोनों को मिला करके 398 का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं 398 रुपए का, तो इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में वो सारे सब्जेक्ट की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स आपके पास आ जाती है पीडीएफ के रूप में। क्लियर है? ये आगे आप देख पाएंगे, ये फाउंडेशन की है। 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान इसमें होता है। 149 में चारों सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन के मिल जाते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। कमेंट करके मुझे बताइएगा अगला और कौन सा मॉडल पेपर पर क्लासेस आप देखना चाहते हैं। बिल्कुल कल ही मैं उस सब्जेक्ट पर क्लासेस लेकर के आऊंगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि सर हमें इस सब्जेक्ट पर मॉडल पेपर क्लासेस चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर क्लासेस हेल्पफुल रही, आप लोगों के लिए अच्छी लग रही है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू गाइड करता रहूं, पढ़ाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।